नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे समंकों के संग्रहण की विधियों की। आज हम बात करेंगे प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने की विधियों की। प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की प्रमुख विधियां हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, दूसरी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, तीसरा स्थानीय लोगों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना, चौथा है सूचकों द्वारा प्रश्नावलियाँ भरवा कर सूचना प्राप्त करना। इसके बाद पांचवा है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरना। तो अब एक एक करके इन विधियों की बात करते हैं, रीतियों की बात करते हैं। पहला है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति। यह रीति ऐसे अनुसंधानों के लिए उपयुक्त होती है जिनका क्षेत्र सीमित या स्थानीय प्रकृति का होता है, जिनमें समंकों की मौलिकता और शुद्धता एवं गोपनीयता को अधिक महत्व दिया जाना होता है। रीति में स्वयं अनुसंधानकर्ता अनुसंधान वाले क्षेत्र में जाकर सूचना देने वाले व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करता है तथा निरीक्षण तथा अनुभव के आधार पर आंकड़े एकत्र करता है। सीमित क्षेत्र में आय, व्यय, मजदूरों के रहन सहन की दशाएं, शिक्षित बेरोजगारी आदि से संबंधित अनुसंधान अक्सर इस रीति से किए जाते हैं। तो ये हो गई प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति। इसके गुण क्या हैं? इसमें समंक शुद्ध और मौलिक होते हैं। दूसरा, समंकों में एकरूपता एवं सजातीयता का गुण पाया जाता है। तीसरा, ये लोचपूर्ण होती है। चौथा है, इस रीति में अतिरिक्त सूचनाएं भी एकत्रित की जा सकती हैं। पांचवा, इस रीति में संकलित समंकों की साथ साथ जांच भी हो जाती है। ये इसकी अच्छाइयाँ हैं। अब इसके दोष या कमियाँ देखते हैं। ये विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है। ये ज़्यादा खर्चीली होती है, इसमें समय अधिक लगता है। इसमें व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना बनी रहती है, क्योंकि जो सूचना ली जा रही है वो व्यक्ति फील्ड में मौजूद है और उसके द्वारा सूचनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। इसके बाद दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति। जब अनुसंधान का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है तथा प्रत्यक्ष सूचना देने वालों से व्यक्तिगत संपर्क संभव नहीं होता है, तो ऐसे अनुसंधान में अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति का प्रयोग किया जाता है। ये प्रत्यक्ष की जगह अप्रत्यक्ष देखें आप। इस रीति के अंतर्गत अनुसंधान के लिए सूचनाएं उन व्यक्तियों से प्राप्त नहीं की जाती है जिनका समस्या से सीधा संबंध होता है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों या पक्षों से मौखिक पूछताछ द्वारा सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं जो तथ्य या स्थिति से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए श्रमिकों की आय के बारे में जानकारी सीधे श्रमिकों से न लेकर के और मिल मालिकों से ली जाती है। तो ये इस तरीके का उदाहरण है एक। तो रीति की उपयोगिता, इस विधि की उपयोगिता क्या है? इस रीति निम्न स्थितियों में उपयोगी होती है। जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा हो, विस्तृत हो, तो उस स्थिति में ये रीति अच्छी होती है। दूसरा, सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष संपर्क करना संभव नहीं हो पाए, तब भी ये सही है। संबंधित व्यक्ति सूचना देने में हिचकिचाते हों या अज्ञानता के कारण सूचना देने में असमर्थ हों, तब भी ये रीति अच्छी है। संबंधित व्यक्तियों से सूचना मिलने में पक्षपातपूर्ण व्यवहार की संभावना हो कि वो जो बताने वाला है वो गलत बताएगा, तो उस स्थिति में भी ये है। अनुसंधान से संबंधित व्यक्तियों से प्रश्न पूछना ही ठीक नहीं हो कि जो व्यक्ति संबंधित है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछें अपन, या अनुसंधान को गुप्त रखना हो, तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, ये वाली अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति सही होती है। तो इस रीति के गुण क्या हैं, अच्छाइयाँ क्या है? ये रीति कम खर्चीली होती है, सरल और सुविधाजनक होती है और विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त होती है। इस रीति से गुप्त सूचनाएं मिल जाती हैं और इस रीति में विशेषज्ञों की सेवाओं का भी लाभ मिल जाता है, यानी कि जो एक्सपर्ट ओपिनियंस होते हैं वो भी इस रीति में मिल जाते हैं। रीति के दोष क्या हैं? इस रीति से अनुसंधान में उच्च स्तर की शुद्धता प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं ली गई है, थर्ड पार्टी से ली गई है। संकलित समंकों में एकरूपता का भी अभाव पाया जाता है। अलग अलग लेवल के सूचना देने वालों में पक्षपातपूर्ण व्यवहार की भी संभावना रहती है और सूचना देने वाला लापरवाही भी कर सकता है, क्योंकि सूचना उसके खुद से रिलेटेड नहीं है। तो ये इसकी कमियां हैं। अब बात करते हैं स्थानीय लोगों एवं संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना। ये तीसरी विधि है। इस विधि के अंतर्गत स्थानीय व्यक्ति या विशेष संवाददाता अनुसंधानकर्ता द्वारा नियुक्त कर दिए जाते हैं, जो कि समय समय पर अपने अनुभव के आधार पर अनुमानित सूचनाएं अनुसंधानकर्ता को भेजते रहते हैं संचार माध्यमों के माध्यम से। तो ये जो सूचनाएं होती हैं वो अनुमानित होती हैं, उनके अपने अनुभव और अनुमान के आधार पर सूचनाएं भेजी जाती हैं। तो इनमें समय कम लगता है, श्रम भी कम लगता है और पैसा भी कम लगता है, धन भी बचता है, लेकिन सूचनाएं अपुष्ट हो सकती हैं
अमौलिक हो सकती हैं और ये अनुमानित होती हैं। तो इनमें परिणामों की शुद्धता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। अब बात करते हैं सूचकों द्वारा प्रश्नावलियाँ भरवाकर सूचना प्राप्ति की रीतियाँ। तो सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त करने की रीति में अनुसंधानकर्ता आंकड़े एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली तैयार करता है और उसे छपवाकर उन लोगों के पास डाक के द्वारा या व्यक्तिगत रूप से भेज देता है जिनसे सूचना प्राप्त की जानी है। उन्हें सूचनाएं गुप्त रखने का आश्वासन भी दिया जाता है। सूचना देने वाले प्रश्नावलियों को भरकर एक निश्चित तिथि तक अनुसंधानकर्ता के पास वापस भेज देते हैं। इस रीति की उपयुक्तता क्या होती है? ये रीति किन स्थितियों में फेवरेबल या अच्छी होती है? तो ये रीति ऐसे विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त होती है जहाँ सूचना देने वाले शिक्षित हों, यानी कि जब आपका इन्फॉर्मेशन देने वाला इन्फॉर्मेंट है वो पढ़ा लिखा है तो उस स्थिति में ये मेथड सही है। ये रीति मत सर्वेक्षण और उपभोक्ताओं की रुचियों की जानकारी जुटाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है कि भाई पोल्स जो होते हैं उनको जानने के लिए। रीति के गुण क्या, अच्छाइयाँ क्या है? रीति विस्तृत क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें धन, समय और श्रम की बचत होती है और सूचनाएं जो होती हैं मौलिक होती हैं क्योंकि सूचना जो भर रहा है वो उसी से रिलेटेड है। कमियां क्या हैं? प्राय परिणाम इसमें अशुद्ध आते हैं क्योंकि आधे अधूरी सूचनाएं भर के भेजते हैं इन्फॉर्मेंट्स, और सूचक सूचनाएं देने में रुचि नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोग तो रिटर्न ही नहीं करते हैं अपने इन्फॉर्मेंट जो होते हैं क्वेश्चनेयर को भर करके, और पर्याप्त सूचनाएँ जो है सूचनाएँ अपर्याप्त और अपूर्ण हो जाती हैं। तो उस स्थिति में ये भी एक समस्या हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरना। 5वीं विधि है ये। तो प्रगणकों द्वारा इस विधि में भी जांच से संबंधित प्रश्नों की एक अनुसूची तैयार की जाती है तथा प्रगणकों को दे दी जाती है। प्रगणक क्या होते हैं? मतलब इन्फॉर्मेशन भरने में ट्रेंड व्यक्ति होते हैं। तो ये प्रगणक सूचना देने वालों से के पास जाकर के और आवश्यक प्रश्न पूछकर उनके उत्तर अनुसूची में लिखते हैं। प्रगणक इस कार्य में प्रशिक्षित होते हैं और इस विधि की सफलता के लिए क्या आवश्यक होता है कि जो प्रगणक है वो ईमानदारी से काम करे, अनुभवी हो, व्यवहार कुशल हो, यानी कि उसको गट्स हो व्यवहार के, और परिश्रमी मेहनती हो। साथ में ही उसे अनुसंधान क्षेत्र की भाषा, रीति रिवाज और संस्कृति के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए ताकि वह लोगों के साथ घुल मिल सके और उनसे अधिक सटीक और सही सूचनाएं प्राप्त कर सके। अब देखते हैं रीति की उपयुक्तता। तो ये रीति अत्यंत विस्तृत क्षेत्र के लिए ही उपयुक्त है। प्राय इस रीति का प्रयोग सरकार द्वारा आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया जाता है। भारतीय जनगणना में इस रीति का प्रयोग होता है। तो प्रगणक जाते हैं और अनुसूचियाँ भरकर लाते हैं। तो ये जो प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरवाने की रीति है ये संगणना यानी कि सेंसस में भी यूज हो सकती है और सैंपल या प्रतिदर्श विधि में भी यूज की जा सकती है। रीति के गुण क्या है, अच्छाइयाँ? व्यापक क्षेत्र से सूचना इकट्ठी की जा सकती है। इस रीति द्वारा प्रशिक्षित संगणक व्यक्तिगत संपर्क द्वारा सही सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इस रीति द्वारा संकलित आंकड़े मौलिक और निष्पक्ष होते हैं। संकलित समंकों में परिशुद्धता की मात्रा अधिक रहती है, उच्च रहती है। दोष क्या है? अनुसंधान कार्य में समय अधिक लगता है, अधिक धन व्यय होता है और प्रगणकों की नियुक्ति के प्रशिक्षण में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो प्रशिक्षित प्रगणकों की बड़ी संख्या चाहिए होती है, तो वो एक समस्या है, उसमें अधिक धन व्यय होता है। इस रीति में एक लोच का भी अभाव होता है। तो ये भी इसकी कमी है कि इसको मोल्ड नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता आवश्यकता के अनुसार। अब बात करते हैं प्रश्नावली से और अनुसूची क्या होती है। पहले हमने देखा तो प्रश्नावली सांख्यिकी अनुसंधान में के लिए चुने गए विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है, उसको प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नावली डाक के द्वारा सूचकों के पास भेजी जाती है जिनके द्वारा स्वयं प्रश्नों के उत्तर भर करके वापस भिजवाए जाते हैं। प्रश्नावली और अनुसूची दोनों में ही अनेकों प्रश्न दिए गए होते हैं। मुख्य अंतर ये होता है कि प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर स्वयं सूचक को भरने होते हैं, जबकि अनुसूची के प्रश्नों के उत्तर प्रगणकों द्वारा भरा जाता है सूचकों से जानकारी प्राप्त कर करके। तो प्रश्नावली और अनुसूची का जो महत्वपूर्ण अंतर है वो देख लेते हैं। प्रश्नावली का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है जबकि अनुसूची का क्षेत्र सीमित होता है। प्रश्नावली के प्रयोग के लिए सूचक का शिक्षित होना जरूरी है जबकि अनुसूची के लिए आवश्यक नहीं होता है। प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सूचक को लिखने होते हैं जबकि अनुसूची में प्रगणकों द्वारा लिखे जाते हैं। प्रश्नावली सूचकों के पास डाक के द्वारा भेजी जाती है जबकि अनुसूची को प्रगणक स्वयं लेकर सूचकों के पास जाता है। प्रश्नावली में समय धन की बचत होती है जबकि अनुसूची में इनका ज़्यादा व्यय होता है। प्रश्नावली में उत्तर सूचक को अपने विवेक से देने होते हैं और अनुसूची में प्रश्न समझने में प्रगणक की सहायता मिल जाती है। एक अच्छी प्रश्नावली के गुण और प्रश्नावली बनाते समय ध्यान रखे जाने वाली बातें कौन कौन सी होती हैं।
तो पहला है परिचय। तो अनुसंधानकर्ता को प्रश्नावली के साथ अपना परिचय अनुसंधान का उद्देश्य स्पष्ट रूप से देना चाहिए तथा उसे यह भी आश्वासन देना चाहिए कि सूचकों द्वारा दी गई सूचनाएं पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी, उनकी गोपनीयता बनाई रखी जाएगी, उसको भंग नहीं किया जाएगा और जो उद्देश्य दिया गया है उसके अलावा उन सूचनाओं का उपयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा है प्रश्नों की कम संख्या। प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या कम रखी जानी चाहिए जिससे सूचना देने वाला आसानी से उत्तर दे सके। इसका आशय ये नहीं है कि प्रश्न इतने कम कर दिए जाएं कि अनुसंधान का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो सके। तो मतलब ये है कि जितने आवश्यक हो उतने ही प्रश्न रखें, उससे अनावश्यक प्रश्न नहीं रखे जाने चाहिए। प्रश्न सरल और स्पष्ट रखे जाने चाहिए जिससे सूचना देने वाला व्यक्ति आसानी से उन्हें समझ सके और प्रश्न का सही जवाब दे सके। द्व्यर्थीय प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। तो जिनका शब्द हों, जिनके दो अर्थ हों, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए तो इनका, जिससे उत्तर देने में अनावश्यक देरी नहीं हो और एक क्रम बना रहे। संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तर संक्षेप में दिया जाना संभव हो सके। यदि प्रश्न ऐसे होंगे जिनका उत्तर संक्षेप में दिया जाना संभव नहीं होगा तो जो सूचक है वो उत्तर देने से इग्नोर करेगा, उसको उपेक्षा करेगा। सिक्स्थ, प्रश्नों की प्रकृति यानी कि उसके नेचर कैसा होना चाहिए। एक विकल्प वाले प्रश्न जिसमें हाँ ना या सही गलत, स्त्री पुरुष आदि में उत्तर हो सकते हैं, तो ऐसे प्रश्न ज़्यादा संख्या में रखे जाने चाहिए। या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न होने चाहिए जिनमें 2 से अधिक विकल्प हो सकते हैं। संभावित उत्तर प्रश्नावली में ही दिए गए होते हैं और सूचक उन्हीं में से किसी एक पर सही का निशान लगा देगा। विशिष्ट प्रश्न वे प्रश्न सूचक की विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए दिए जाते हैं कि आपकी आय क्या है, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आपके बच्चों की संख्या कितनी है। तो ये विशिष्ट प्रश्न होते हैं। इसके अलावा खुले प्रश्न भी होते हैं। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें सूचक को किसी समस्या के संबंध में अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया जाता है। जैसे कि आपके विचार में जातीय आधार पर जनगणना उचित है अथवा नहीं है, आपके विचारों में सांसद और विधायकों को सांसद और विधायक निधि देना उचित है अथवा नहीं है, इसके बारे में आप अपने विचार लिखें। तो इस तरीके के जो विचार वाले खुले प्रश्न होते हैं। इसके अलावा वर्जित प्रश्न भी होते हैं। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को पूछने से बचा जाना चाहिए जिनसे किसी व्यक्ति की गोपनीयता, व्यक्तिगत निजी जीवन की गोपनीयता भंग हो, उनके सामाजिक सम्मान और को ठेस पहुँचे। तो ऐसे जैसे गुप्त बीमारी है, पति पत्नी संबंध है, प्रश्न ऐसे भी नहीं होने चाहिए जिससे सूचना देने वाले व्यक्ति के मन में कोई संदेह, उत्तेजना या शंका या विरोध का भाव पैदा हो। तो ऐसे प्रश्नों से बचा जाना चाहिए। प्रश्न अनुसंधान से संबंधित हों। प्रश्नावली में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सीधा सा संबंध अनुसंधान से होना चाहिए, प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। गठन जो है, प्रश्नावली का गठन भी उचित प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे सूचक को उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध हो, उसमें जगह कम या ज़्यादा वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। सत्यता की जांच यानी प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न भी होने चाहिए जिनसे परस्पर उत्तरों की जांच की जा सके, यानी कि परस्पर विरोधाभासी प्रश्न होने चाहिए जिससे उत्तर की जांच उसी से हो जाए। फिर है आवश्यक निर्देश। तो प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रश्नावली के प्रारंभ में या अंत में आवश्यक दिशा निर्देश होने चाहिए जिससे सूचकों को प्रश्नों के सही उत्तर देने में मदद मिल सके या कहीं शंका या संदेह हो तो उनका निस्तारण कर सकें। और 12वां है योग्यता अनुसार प्रश्न। और प्रश्न सूचक की योग्यता के अनुसार पूछे जाने चाहिए जिससे कि सूचकों को प्रश्नों को समझने में और उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए प्रश्नावली का निर्माण करते समय, या एक अच्छी प्रश्नावली में ये सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस तरीके से आपका ये समंक संग्रहण का टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।